Hello students. In the previous class we were discussing about the cloning vectors, which is a very uh, necessary tool for recombinant DNA technology. Today we'll be discussing about another such tool, which is the competent host. ठीक है, तो हमने देखा था क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, और हमने ये भी देखा था उस टॉपिक में कि हाउ यू आर इंसर्टिंग द जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर्स टू ट्रांसफर इट टू ए स्पेसिफिक होस्ट. बट द क्वेश्चन इज, ये जो होस्ट होते हैं, हाउ डू दिस होस्ट अपटेक दैट जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उसमें इंसर्ट करते हैं, तो ये होस्ट कैसे अपटेक करते हैं. Remember the students, all the host cells will not be able to uptake all the DNA. सारे होस्ट सेल सारे टाइप के डीएनए वो अपटेक नहीं कर सकते हैं. उनको पहले बनाना पड़ता है उस तरह से कि वो लोग फॉरेन डीएनए एब्जॉर्ब कर पाए. And the process by which you make them to uptake foreign DNA is called as competent host. A host capable of uptaking foreign DNA. ठीक है? Now let's start what competent hosts are and how the process takes place of their incorporating the foreign DNA or the recombinant DNA. Okay, the first point, bacterial cells needs to be made competent to uptake foreign DNA. तो पहले उनको competent बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही कोई randomly कोई भी bacterial cell आपका कोई foreign DNA absorb नहीं करेगा, उसको competent बनाना पड़ता है. The word competent means this type of cells, they have the capacity to uptake foreign DNA. This is achieved by treating the cells with specific concentrations of bivalent ions. Okay, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए आप लोग, specific treatment with bivalent ions, specifically calcium ion. Ca2 plus ion is used. तो Ca2 plus ion क्या करता है कि ये जो permeability होता है सेल का, now cell membrane is generally semi-permeable in nature. It does not allow all the molecule to pass into them. So as a result, अगर उनका permeability बढ़ा दिया जाए तो उनमें जो पोरिन्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं which facilitate the movement of molecules, वो खुल जाएंगे. ठीक है, they will open up. Once they open up, they can uptake those molecules which generally is not taken up by the cell. तो वो किया जाता है by use of certain concentration or specific concentration of bivalent ions like calcium ion, which increase the permeability. ये सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसका परमिएबिलिटी वो बढ़ा देता है, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच इट डज नॉट जनरली एक्सेप्ट. ठीक है. नाउ व्हाट इज डन इज द डीएनए इज फोर्स्ड इनटू द होस्ट बाय फर्स्ट इंक्यूबेटिंग द सेल्स ऑन आइस फॉलोड बाय ए हीट शॉक. हीट शॉक मतलब सडनली अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसको हीट शॉक बोला जाता है. ओके, तो फर्स्ट यू इंक्यूबेट इट इन आइस, मतलब वो बिटवीन 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा. अब सडनली उस सेल को आप लाओ और उसको डाल दो एक 42 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन में, विच इज जनरली कॉल्ड एज ए हीट शॉक. देन अगेन पुट इट बैक एट लो टेम्परेचर, फिर से उसको लो टेम्परेचर में आप डाल दो. तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स हैं उसका परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड आउट ऑफ दिस शॉक, ये जो हीट शॉक उनको मिलता है, वो अचानक से आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ दे विल अपटेक योर फॉरेन डीएनए. ओके, सो व्हाट इट इज डन, फिर से रिपीट करता हूं. फर्स्ट पुट द सेल्स इन आइस. आइस में अगर आप रखोगे तो 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में रहेंगे सेल्स. दे आर एट ए वेरी लो टेम्परेचर. सडनली उनको लाके फिर एक हाई टेम्परेचर अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड में ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख दिया जाता है. तो सडनली ये जो टेम्परेचर चेंज होता है, दिस सेल्स बिकम एजिटेटेड. ये सेल्स एजिटेटेड हो जाते हैं और आसपास के मॉलिक्यूल्स रैंडमली एब्जॉर्ब करने लगते हैं सडनली. ओके, एंड दैट इज हाउ दे कैन अपटेक द डीएनए. देन अगेन पुट इट बैक एट लो टेम्परेचर so that it becomes again stable. Again वो stable cell जो है वो stable बन जाए. ठीक है. So this is how the process is carried out. As you can see, add the DNA to the cells. पहला वाला जो slide है, उसके बाद incubate on ice for around 30 minutes. Then suddenly put it at 42 degrees for 1 minute. Then again add to the medium and bring it down to the lower temperature. Put it on a plate to be cultured, so that slowly they can start to multiply. तो ये टोटल प्रोसेस जो होता है, इट कैन टेक अराउंड 90 minutes ऑफ टाइम. ओके, so this is how you make a cell competent. First treating it with bivalent ions, specifically calcium ion, then putting them in ice, suddenly changing them to a high temperature of 42 degrees, that is called as heat shock, again putting it back at very low temperatures. Okay, besides that, there are certain other methods by which we can incorporate the DNA into the host cell.
वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन। एक और मेथड होता है जिसको बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इंजेक्शन एज यू नो टू इंजेक्ट समथिंग। So what we are injecting? We are directly injecting the recombinant DNA into the host cell by the help of a micro syringe. एक माइक्रो सिरिंज की हेल्प से डायरेक्टली हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। The recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the host cell by help of this micro syringe. Okay, now this is how it looks like. तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम सेल को रखते हैं और उसके सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल नीडल, दिस इज एक्चुअली द सिरिंज, द माइक्रो सिरिंज, तो उसके हेल्प से हम उसको पेनिट्रेट करेंगे टिल द न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द होल सेल, ये आपका पूरा सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ए सिरिंज हम अपना डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीधे डाल देंगे इनटू द होस्ट सेल। ओके, स्पेसिफिकली द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। So this is called as micro injection. तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, you don't need those bivalent ions, you don't need to have a heat shock and all. डायरेक्टली लो और जीन को इंजेक्ट कर दो न्यूक्लियस में। सेकेंड मेथड जो होता है उसको बोला जाता है बायोलिस्टिक, ऑल्सो नोन एज द जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, अगेन नाम से ही पता चल रहा है, गन मीन समथिंग इट इज फायरिंग। ओके, क्या फायर कर रहा है वो जीन फायर कर रहा है, इट्स फायरिंग द जीन इनटू द सेल्स, इसीलिए इसको बोला गया जीन गन। Bio means living and listic word has come from the word ballistic. Ballistic means which is fired. जिस चीज को फायर किया जाता है उसको बैलिस्टिक बोलते हैं। जैसे आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हो, मिसाइल को फायर किया जाता है, so that is ballistic missile. तो यहाँ पे बैलिस्टिक वर्ड means to fire something, bio because it is a biological molecule, तो इसीलिए हम लोग इसको बायोलिस्टिक टेक्निक भी बोलते हैं। Generally carried out in plant cells where the cells are bombarded with high velocity recombinant DNA coated gold and tungsten particle. तो डीएनए तो बहुत छोटा होता है, उसको आप डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स लेते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी यू कैन से माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, बहुत छोटे पार्टिकल्स, और उसको कोट कर देते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। नाउ यू कोट दिस पार्टिकल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज ये आपने एक गोल्ड पार्टिकल लिया, तो इसके ऊपर चारों तरफ हम क्या करेंगे, अपना डीएनए कोट कर देंगे, लाइक दिस, विल कोट इट विद आवर डिजायर्ड डीएनए। ओके, तो इस तरह से ये डीएनए इसके चारों तरफ कोट हो जाएगा, इट विल बी देयर ऑन द सरफेस कंप्लीटली। नाउ दीज टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स कैन बी फायर्ड इनटू ए सेल एट हाई वेलोसिटी। जनरली ये प्लांट सेल के लिए किया जाता है। ये जो मेथड अभी हम लोग देख रहे हैं, वी आर यूजिंग गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड फायरिंग देम इनटू द सेल, इट इज डन फॉर प्लांट सेल। द रीजन इज प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है एंड इट इज लिटिल रिजिड, तो इजीली कोई भी चीज उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बट इफ इट इज फायर्ड एट वेरी हाई वेलोसिटी, इट विल पेनिट्रेट द सेल वॉल एंड डायरेक्टली एंटर इनटू द प्लांट सेल। तो इसको बोला जाता है जीन गन। Now the question is why gold or tungsten particles? हम लोग कुछ और भी तो यूज कर सकते थे, हम लोग स्टील यूज कर सकते थे, हम लोग आयरन यूज कर सकते थे, कॉपर पार्टिकल्स यूज कर सकते थे, which are very commonly available. But the thing is, these elements can react with the physiological system of a cell. Gold and tungsten generally does not react with any of the physiological processes of a cell. तो इसीलिए गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल यूज किया जाता है। इट इज अ लिटिल कॉस्टली, बट यस, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। नाउ दिस इज हाउ द जीन गन इज कैरिड आउट। आप लोग ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जीन गन होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज a जीन गन। So as you can say, it looks like a gun, so that is a name. Then directly they are bombarding these particles on the leaf of the plant. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लीफ में वो bombard कर रहे हैं। So this method is called as the biolistics. And the next one is vector mediated transfer. तो हम कोई भी वेक्टर यूज करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने पहले वाले डिस्कशन में इस चीज को डिस्कस किया था। लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट इट इनटू एन एनिमल सेल, तो यू विल यूज ए वेक्टर व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज, या फिर आप लोग बोल सकते हो फेज डीएनए। तो हम लोग रेट्रोवायरस यूज करके ट्रांसफर करते हैं एनिमल सेल में। सिमिलरली टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम यूज करके हम लोग ट्रांसफर करते हैं इनटू प्लांट सेल। You can transfer these genes by help of retrovirus to animal cell and by the help of TI plasmid of agrobacterium into plant cell. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर मीडिएटेड कर रहे हैं। हम लोग एक वेक्टर यूज कर रहे हैं जो मीडिएट करता है ट्रांसफर ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल इनटू द स्पेसिफिक होस्ट सेल. So it is use of disarmed pathogen vectors to infect cells and transfer
recombinant DNA into host cell. तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, कोई भी वेक्टर यूज करते हैं। रेट्रोवायरस एक वेक्टर होता है जिसके अंदर आप अपना डीएनए डाल दो और वायरस को छोड़ दो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो अपना जो डीएनए है जो हमने उसके अंदर डाला है वो एनिमल सेल में रिलीज कर देगा। सिमिलरली एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है, यू पुट योर डिजायर्ड डीएनए इनटू द टीआई प्लाज्मिड, पुट इट बैक इनटू द एग्रोबैक्टीरियम, अलाउ द एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्ट द प्लांट सेल। तो जब ये एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है टीआई प्लाज्मिड के साथ, उसको वो इंजेक्ट कर देगा इनटू द प्लांट सेल। So that is called as vector mediated transfer. So these are the three methods of transfer of recombinant DNA into the competent host cell. Okay, students. So this is about the different tools and techniques that we use for recombinant DNA technology. In the next class, we will directly move on to the process of the rDNA technology or the genetic engineering. Step by step हम उसको discuss करेंगे and we'll see how the process is carried out. Okay. Thank you. Thank you everyone.